नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंशुल मिश्रा और मैं आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूं। जो हमारी ये केमिस्ट्री जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ये जो मेनली हम कवर करेंगे वो NIOS के सिलेबस के हिसाब से कवर करेंगे। तो जो NIOS का सिलेबस है, NIOS का सिलेबस है जो सिलेबस ये आपका जो नॉर्मली आपके बोर्ड्स का 11th का होता है प्लस 12th का, दोनों का मिक्स करके इनका सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस होता है। NIOS सीनियर सेकेंडरी का जो सिलेबस है वो 11th और 12th का मिक्स करने के बाद होता है। ठीक है, तो इनके NIOS के फाइनल एग्जाम में 11th और 12th का आएगा और मैं इनके हिसाब से चैप्टर बाई चैप्टर में चलूँगा। तो चैप्टर बाई चैप्टर जब चलूँगा तो ये जो सिलेबस है सीनियर सेकेंडरी का NIOS का, वो आपका 11th और 12th जो है NCERT एंड दूसरे स्टेट बोर्ड्स, दूसरे स्टेट के बोर्ड के अकॉर्डिंग है, के अनुसार है। ठीक है, तो अगर आप NCERT पढ़ते हैं, मतलब CBSE पढ़ते हैं या फिर ICSE पढ़ते हैं या फिर हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हिमाचल बोर्ड कोई भी पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये सारे लेक्चर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे 5 या 6 दिन के अंतराल पे आपका चैप्टर बाई चैप्टर ये पोस्ट करता रहूँगा। ठीक है, आप हर एक चैप्टर आपका नॉर्मली 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपका ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। जो पहला चैप्टर जो आपको बताएगा ये, एक तो केमिस्ट्री, हाँ, मेरा जो पढ़ाने का मीडियम है, पढ़ाने का माध्यम जो है वो हिंदी में रहेगा। अब इंग्लिश वाले या बाकी लोग टेंशन ना लें, इंग्लिश के लिए बहुत मटेरियल है, हिंदी वालों के लिए थोड़ा मटेरियल कम रहता है, तो इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इंग्लिश वालों को दिक्कत होगी, इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं जिसको इंग्लिश में दिक्कत होती है हिंदी। तो ये इम्पोर्टेंट होगा मेनली यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अगर आपका हिंदी में तब हिमाचल हिंदी बोर्ड, हिंदी मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, अदर बोर्ड जिनमें भी हिंदी मीडियम आपका आता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है ये। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपको लेक्चर को इसमें रहना क्या है, आपको तैयारी करने के लिए NIOS की वेबसाइट से इनका मटेरियल डाउनलोड कर लेना, उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको देता रहूँगा इसमें। NIOS स्टडी मटेरियल, तो ये फ्रीली अवेलेबल है मटेरियल, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं NIOS की वेबसाइट से। इसकी वेबसाइट से सारा मिल जाएगा सीनियर सेकेंडरी में। केमिस्ट्री का आप डाउनलोड कर लेना, नॉर्मली इनके वीकली या वर्कशीट भी आते रहते हैं, तो आप इनके वर्कशीट भी करते रहें चैप्टर बाई चैप्टर, जिससे कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा अदर सब्जेक्ट में भी। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप प्राइवेट स्टडी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, अब ज़्यादा डिले ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पहले चैप्टर ही जो है तो वो रिलेटेड है आपका रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री को हम रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो रसायन शास्त्र के महत्व और उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका महत्व क्या है, इसका महत्व निम्नलिखित जो आपके जो दिख रहे हैं ना, डिफरेंट कार्य क्षेत्र हैं ये सब इसके, जहाँ जहाँ इसका एप्लीकेशन है, जहाँ जहाँ इसके उपयोग है। जैसे स्वास्थ्य और औषधि में क्या उपयोग हो सकता है रसायन विज्ञान का, जैसे नाम ही लिखा हुआ है औषधि, तो औषधियाँ जो भी बनती हैं हमारी, सारी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो स्वास्थ्य से इसका सीधा सीधा संबंध है। कहीं भी अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो दवाइयाँ होती हैं, इंजेक्शन होते हैं,
प्रक्रिया होती हैं, उसमें यूज़ होने वाले इक्विपमेंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया से या किसी न किसी रासायनिक प्रभाव से संबंधित होते हैं। ऊर्जा और पर्यावरण, अब ऊर्जा पर्यावरण में जैसे हमारे यहाँ ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सूर्य है, ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ये रसायन विज्ञान से कैसे संबंधित है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है, मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य, सूर्य है। और सूर्य पे कौन सी अभिक्रिया चल रही है, नाभिकीय, नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो ये नाभिकीय संलयन जो आप पढ़ेंगे, तो ये एक फिजिकल मतलब भौतिक की भी क्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया भी चलती है उस पे क्या है, हल्के नाभिक आपस में जुड़ के बड़े नाभिक बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की रासायनिक भी चलती हैं कुछ अभिक्रियाएँ, कुछ मतलब रासायनिक जो अभिक्रियाएँ हैं वो आपके मॉलिक्यूलर या सब मॉलिक्यूलर सब एटॉमिक लेवल पे हैं वहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका पर्यावरण, पर्यावरण से कैसे संबंधित है, ऊर्जा में और भी है। ऊर्जा में जैसे हमारे यहाँ पृथ्वी पे ऊर्जा के क्या स्रोत हैं, जैसे कोयला, डीजल, तो डीजल जलना हो गया, या फिर मीथेन हो गई ऊर्जा, ये सब मीथेन के दहन से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। तो दहन के लिए तो ये सब केमिस्ट्री में ही हम पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। द्रव्यात्मक तथा प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी कहते हैं टेक्नोलॉजी को, ठीक है। तो हमारा जैसे हम लोग जो भी वस्तुएं हम जो द्रव्य यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ वगैरह में जो यूज़ होते हैं, उनमें केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा उपयोग है, रसायन विज्ञान का। जैसे बहुलक, बहुलीकरण आपने पढ़ा होगा 10वीं में, या इसको पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। बहुलक को क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, पॉलीमर। तो पॉलीमर सब पॉलीमर्स का सब पॉलीमर सबसे बेस्ट पॉलीमर क्या है, पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन कहाँ यूज़ होती है, जो हम डेली पॉली बैग्स वगैरह यूज़ करते हैं वो पॉलीथीन के होते हैं। तो ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है। सेरेमिक्स, सेरेमिक्स जैसे जो हमारे जो ये बर्तन होते हैं चीनी मिट्टी के, कांच के प्लेट, कांच के बर्तन, उनको सेरेमिक्स बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल्स, लिक्विड क्रिस्टल कहाँ है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में जो हमारे मोबाइल की एलसीडी होती है उसका नाम है एलसीडी, तो उसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। द्रव क्रिस्टल लिखा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी की फुल फॉर्म। तो लिक्विड क्रिस्टल जो बनेंगे वो एक आपकी रासायनिक अभिक्रिया से ही बनेंगे, ठीक है। चिपकाने वाले व परत चढ़ाने वाले, मान लो किसी चीज़ पे पेंट कर रहे हो, कोटिंग कर रहे हो, ठीक है, लेटेक्स पेंट जो हमारे घर में बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं पेंट के जो हम देखते हैं टीवी में, वो सब वो सब भी इसी के उदाहरण है। मतलब सब रासायनिक। खाद्य और कृषि, तो खाद्य मतलब फूड प्रिजर्वेटिव, मतलब जो हम खाद्य का संरक्षण, अपने खाने का संरक्षण करते हैं, जैसे जो हमें पैक्ड फूड मिलता है, या जैसे सबसे सिंपल चीज़ है, जब अचार डालते हैं, अचार बनाते हैं तो अचार डालते हैं तो उसमें उसमें एसिटिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड डाल देते हैं जिससे कि अचार जल्दी ख़राब नहीं हो, ठीक है। एसिटिक एसिड खट्टापन भी आता है और अचार जल्दी ख़राब नहीं होता। तो एसिटिक एसिड कहाँ से मिलेगा, ये एक रसायन है एक तरह का, ठीक है, जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, सिरके से प्राप्त होता है। कृषि में कहाँ, उर्वरक में, ठीक है, उर्वरक में। तो ये आपके जो विभिन्न कार्य क्षेत्र हैं रसायन शास्त्र के, जहाँ जो चीज़ आप इमेजिन करेंगे हर जगह आपको कोई ना कोई आपके आसपास 50 चीज़ें, जो भी चीज़ें आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपका रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान मौजूद है, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब हम जो कोई भी चीज़ हम देखते हैं, द्रव्य, सबसे पहले यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया द्रव्य। द्रव्य है क्या, द्रव्य पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं, ठीक है, पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड, समझ आया आपको, पदार्थ को क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य क्या, तो पहली चीज़, अब ये पदार्थ है, द्रव्य क्या होता है, आपसे आप जब भी कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको हर चीज़ पे सोचना है, चिंतन मनन करना है कि कोई भी चीज़, शब्द बोला पदार्थ, पदार्थ पदार्थ आपने अब तक बहुत बार पढ़ा होगा, सोचा आपने पदार्थ, या जिसने पढ़ा होगा 10वीं में उसको याद होगा कि पदार्थ वह चीज़ है, वह चीज़ है जो जगह घेरती है, जो जगह घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो, तथा
तथा जिसमें जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, तथा जिसमें द्रव्यमान हो। तो द्रव्य पदार्थ या द्रव्य आपको सब पता चल गया। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, द्रव्य की कणकीय प्रवृत्ति। कणकीय प्रवृत्ति या प्रकृति जो है, कणकीय मतलब है क्या कि कोई भी जो पदार्थ है, ठीक है, जो भी पदार्थ है इस दुनिया में, वो विभिन्न हमारे जो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उन पुराने, उन्होंने इसको भारतीय वैज्ञानिक हुए हैं, भारतीय जो इसमें नाम दिया हुआ है महर्षि कनाड, ठीक है, महर्षि कनाड ने 500 BC में ही परमाणु की संकल्पना दी थी। तो उसमें इसके अनुसार है क्या कि कोई भी द्रव्य जो है, कोई भी द्रव्य, द्रव्य की कणकीय प्रकृति ये क्या कहती है, ये कहती है कोई भी द्रव्य किससे मिलके बना है, कोई भी द्रव्य छोटे छोटे कणों से या और इसको साफ लिखते हैं, छोटे छोटे अविभाज्य जो टूट ना सकें, उससे ज़्यादा नहीं टूट सकें, अविभाज्य छोटे, कोई भी द्रव्य छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, कणों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। और इन्हें क्या कहते हैं, इन छोटे अविभाज्य कणों को क्या बोलेंगे भैया, बना होता है। और इन कणों को ही, इन छोटे कणों को परमाणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की यहाँ से आपको एक विशेषता दिख रही होगी, अविभाज्य है और सबसे छोटा है, पर इन कणों को परमाणु कहते हैं। तो ये सबसे बेसिक है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बात कही, डाल्टन ने कही थी, ठीक है, ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिपस ने कही थी, उनके शिष्य डेमोक्रिटस ने बोला था 440 BC होते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। क्राइस्ट कौन थे, जीसस के जन्म से 440 साल पहले, मतलब अभी 2000 उनकी जन्म के बाद की कौन सी सन चल रही है, 2020, तो अब से कितने 2460 साल पहले की बात है। तब ग्रीक दार्शनिक ल्यूसिपस और उनके शिष्य डेमोक्रिटस ने दिया था। और उससे भी पहले भारतीय महर्षि कनाड ने 500 BC में द्रव्य के परमाणु की संकल्पना का प्रस्ताव दिया था कि द्रव्य के सूक्ष्मतम कणों को उन्होंने ही नाम दिया था परमाणु। भारत में परमाणु नाम भारतीय है और ये हिंदी में बोला जाता है परमाणु। परमाणु मतलब बहुत छोटा अणु, अणु मतलब छोटी चीज, ठीक है, ठीक है। तो और ये द्रव्य की कणकीय प्रकृति मतलब कोई भी द्रव्य छोटे अविभाज्य कणों से बना होता है। और कण क्या होता है कि कण जब आपस में मिलेंगे तो अविभाज्य मतलब कण जब मिलके बनेंगे तो उनके बीच में कुछ गैप रह जाएगा, खाली जगह रह जाएगी और वो बिल्कुल खाली होगी, ठीक है, वो भरी नहीं जा सकती, जिसमें कोई द्रव्य नहीं होगा, इसके बीच में कोई द्रव्य नहीं है। ये छोटे छोटे कण जो होंगे, परमाणुओं के बीच में बहुत अंतरा परमाणविक या अंतराणु के स्थान होता है, तो वो बिल्कुल ही खाली होता है, ठीक है। तो इससे इस विज्ञान में मतलब रसायन विज्ञान में द्रव्य की इसको कौन सी प्रकृति बोला जाता है, परमाणु प्रकृति बोला जाता है। या हमें बस द्रव्य की कणीय प्रकृति का यह ध्यान रखना है कि कोई भी द्रव्य कणों से, बहुत छोटे कणों से मिलके बना है और इन कणों को परमाणु कहते हैं। और इन कणों के बीच मध्य काफ़ी स्थान रिक्त होता है जिसको अंतरा परमाणु के अंतराणु के स्थान कहते हैं और इसमें कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये है द्रव्य की कणीय प्रकृति की व्याख्या है, ठीक है। तो ये बहुत आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक स्टार्ट होता है किसी भी मटेरियल साइंस का, या मतलब जो भी आपका द्रव्य की जो विज्ञान है या फिर रसायन विज्ञान जो पढ़ते हो उसके लिए ये आधारभूत चीज़ है, ठीक है। अब हमने बहुत सारे, जब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे तो हमें रासायनिक संयोजन पहले समझो। संयोजन मतलब चीज़ों को मिलाना। संयोजन क्या हुआ, चीज़ों को मिलाना, ठीक है, चीज़ों को मिलाना। तो सबसे पहला नियम क्या हुआ, पहला जो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसका प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रतिपादन किया एंटीमनी लेवाइजर, एक साइंटिस्ट थे एंटीमनी लेवाइजर। वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक फ्लास्क में कुछ गैसें ली, ठीक है, और उसको छोड़ दिया,
कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ठीक है, और फिर क्या हुआ कि दो गैसें ली, और कोई एक पदार्थ लिया एक फ्लास्क में, कुछ उन्होंने एक फ्लास्क में क्या किया, कोई पदार्थ लिया यहाँ पे, कुछ गैसों का मिश्रण लिया, तो उन्होंने देखा और इसको बंद करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया और गर्म होने दिया, थोड़ा गर्म करके, तो नीचे जो पदार्थ था वो पदार्थ का रंग बदल गया, मतलब किसी एक गैस से इसने अभिक्रिया कर ली, दूसरी गैस बच रही इसमें। तो इन्होंने जब चेक किया तो जो वजन था इस फ्लास्क के अंदर की चीज़ों का वो बदला नहीं, मतलब अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान था इस फ्लास्क के अंदर बाद में भी वही रहा, बट पदार्थ बदल गए अंदर। अभिक्रिया होने के बाद ये कुछ और चीज़ बन गई। इन्होंने क्या पदार्थ लिया था, नॉर्मली मरकरी लिया था, Hg अंदर लिया था, मरकरी, ठीक है। तो मरकरी से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वायु जो होती है वायु, इसके अंदर उन्होंने क्या लिया, वायु ली, ठीक है। तो और इसको गर्म किया। वायु में क्या होती है, N2 भी होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में और ऑक्सीजन भी होती है। तो मरकरी ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बना के मरकरी ऑक्साइड बना लिया और नाइट्रोजन जो है वो आपकी हवा में रह गई। तो बाद में जब इन्होंने नाइट्रोजन को की मात्रा नापी तो कम निकली और इसका द्रव्यमान बढ़ गया था, जो Hg जो पदार्थ जमा हुआ था, और इसका रंग बदल गया, मतलब अभिक्रिया हो गई थी। तो इन्होंने क्या प्रतिपादित किया कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान बराबर रहा, क्योंकि फ्लास्क बंद है, कोई चीज़ बाहर नहीं गई, मतलब अंदर ही रही, और जो द्रव्यमान है नेट अंदर उतना ही रहा। फ्लास्क पहले तोल लिया बाद में तोल लिया, द्रव्यमान कहीं नहीं गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी एक चीज़ का घटा दूसरी का बढ़ा, ठीक है, मतलब दूसरे का नहीं, मतलब सब चीज़ अलग अलग हो गई ना। पहले वायु में N2O2 थी, अब केवल N2 बची, बाद में N2 किसी से क्रिया नहीं की, ऑक्सीजन क्रिया कर गई मरकरी से, तो मरकरी से वो क्रिया कर गई तो गर्म करने के बाद तो ये लाल रंग का हो गया मर्क्यूरस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या उन्होंने निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में सभी अभिकर्मकों का संपूर्ण द्रव्यमान, तो अभिकर्मक कौन थे, अभिकर्मक थे N2, जो भी वायु थी, वायु, अभिकर्मक कौन था, अभिकर्मक, क्या अभिक्रिया हुई आपकी, वायु और मरकरी, ठीक है, ये दो चीज़ें थी। वायु मरकरी को गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, वायु और मरकरी फ्लास्क के अंदर बंद रहने दिया उसको। उसके बाद क्या बना, मरकरी ऑक्साइड और नाइट्रोजन, मरकरी ऑक्साइड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन N2। तो उन्होंने क्या बता, तो ये जो दोनों जो अभिक्रिया से पहले चीज़ें होती हैं इनको हम अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, अभिकारक। अब आगे याद रखना है अभिकारक क्या होते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद जो चीज़ें बनती हैं उनको हम बोलते हैं उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ तो जो किसी भी मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें सभी अभिकर्मकों का पूरा द्रव्यमान, मतलब जो वायु और मरकरी का द्रव्यमान था पूरे फ्लास्क के अंदर पहले यही चीज़ थी, इनका जो द्रव्यमान है गर्म अभिक्रिया पूरी होने के बाद जो भी चीज़ बनेगी उनका पूरा द्रव्यमान, तो उत्पाद ये होगा इनके पूरे द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब किसी अभिक्रिया से पहले जो द्रव्यमान है चीज़ें उनका और जो बाद में बन रही है उनका द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक है। कोई भी द्रव्यमान कम बढ़ नहीं हो सकता, ठीक है। बशर्ते ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैस बनी हो, गैस तुमने उड़ा दी, ठीक है, गैस अंदर ही रहनी चाहिए जिस चीज़ में हो रही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या कहता है, फिर से आप रिवाइज कर लो इसको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समस्त अभिकारकों का द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात उत्पादों के, समस्त उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। समस्त अभिकारकों का द्रव्यमान कब, अभिक्रिया से पहले, और अभिक्रिया के बाद उत्पाद बन गए तो उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होगा, ठीक है। ये है आपका पहला नॉर्मल जो रासायनिक संयोजन का नियम। दूसरा क्या है, प्राउस्ट ने 1808 में कह दिया निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। इनके अनुसार वो क्या कहते हैं, ये नियम कहता क्या है, ये नियम क्या कहता है, प्राउस्ट का नियम कहता है दिए गए रासायनिक यौगिक में, अब रासायनिक यौगिक हमें समझना पड़ेगा पहले, चलो अगले इससे अगले में मैं बताऊंगा कि रासायनिक यौगिक होता क्या है। में तत्व, और तत्व क्या होते हैं यह भी बताने वाले हैं, कि द्रव्यमानों का अनुपात जो कि संयुक्त होते हैं निश्चित होता है। मतलब किसका अनुपात निश्चित होता है, मान लो यौगिक जो होते हैं, यौगिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक बने होते हैं तत्वों से मिलकर,
यौगिक को बराबर कर दो किससे, तत्वों से मिलकर बने हैं, अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं, यौगिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो अब कोई यौगिक बना तो उस यौगिक में विभिन्न तत्वों का, जैसे कोई यौगिक है तो अभी हम एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे एक उदाहरण दिया मैंने कि द्रव्यमान के रूप में शुद्ध जल हाइड्रोजन, शुद्ध जल का फॉर्मूला हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, H2O, H2O। तो H2 हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, ऑक्सीजन के परमाणु 1। तो इनका परमाणुवीय अनुपात कितना है, परमाणुवीय अनुपात क्या है इनका, जल के अणु में हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन कितना है, 2:1 है। लेकिन द्रव्यमान नहीं है होगा, द्रव्यमान हाइड्रोजन आपका हल्का है और ऑक्सीजन बहुत भारी है, तो इनका जो द्रव्यमान के हिसाब से अनुपात है वो 1:8 है। ठीक है, द्रव्यमानों का अनुपात कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, 1:8। तो अगर मतलब कुल 9 किलो जो चीज़ बनेगी, कोई 9 किलो जल है, 9 किलोग्राम जल है, वाटर या जल, तो उसमें 1:8 में है द्रव्यमान के रूप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितनी रहेगी, हाइड्रोजन हल्की होती है, उसके 2 अणु भी बहुत हल्के हैं। तो 9 किलोग्राम में 1 किलो आपकी क्या होगी, 9 किलोग्राम में 1 किलो क्या होगी आपकी, हाइड्रोजन होगी, और 8 किलो क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है, परमाणु अनुपात 2:1 ही रहेगा, 2 अणु, हर 2 अणु हाइड्रोजन के, 1 अणु ऑक्सीजन का। लेकिन ऑक्सीजन का अणु 16 ग्राम का है, हाइड्रोजन का अणु अगर उसकी तुलना में 2 ही, हाइड्रोजन का अणु 1 ग्राम का है और 2 अणु यूज हो रहे हैं, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, इतना। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1:8 होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है, अब ये जल आप कहीं से ले लो, समंदर में से ले लो, अभिक्रिया से बना लो, नल से निकाल लो, अगर शुद्ध जल है, शुद्ध, ध्यान रखना इसमें शुद्ध। ठीक है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात रहेगा वो 1:8 ही रहेगा, कहीं से भी ले लो, किसी भी स्रोत से ले लो। तो कोई यौगिक बस सेम होना चाहिए, चाहे प्रक्रिया कोई भी हो। तो इन्होंने क्या लिखा, दिए गए रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमान, तत्व क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो यौगिक क्या है, जल। यौगिक मतलब योग से बनाए, किस किस के योग से बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के योग से जल बना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो आपका अनुपात होगा, भारात्मक अनुपात या द्रव्यमान अनुपात रहेगा, वो 1:8 रहेगा, चाहे कहीं से भी ले लो आप इसको। ठीक है, तो ये बात आपको आ गई समझ में। ठीक है, अब एक हम यहाँ पे देखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, हम देख लेते हैं इस चीज़ के लिए ही। डाल्टन का पहले हम देख चुके हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इसको उन्होंने कई चीज़ों की, जो पीछे हमने 2 नियम पढ़े, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात मतलब द्रव्यमानों का अनुपात स्थिर रहेगा किसी भी यौगिक में। ठीक है, किसी भी यौगिक में विभिन्न तत्वों का जो द्रव्यमान अनुपात है वो स्थिर रहेगा, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इन दोनों नियमों का यूज़ किया गया है, उपयोग किया गया है। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत केवल द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियमों का उल्लेख करते हैं, लेकिन नए की कल्पना भी करते हैं। मतलब इन दोनों नियमों को मिला के तीसरा नियम बना दिया उसने बोला यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांक, ठीक है, 2 तत्व संयोजित होकर, 2 तत्व मिलकर क्या बना रहे हैं, एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। उदाहरण के लिए, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के 2 यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो नॉर्मली अब हम यहाँ से एग्जांपल उठा लेते हैं पहले, CO, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये गैस का फॉर्मूला है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये है CO2, क्या है, मोनो मतलब एक, ठीक है, ऑक्साइड का कितना है, एक है, और ये 2 को डाई बोलते हैं, तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो कि तो आपने बहुत तरह सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है,
तो कार्बन और ऑक्सीजन के दो यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। किसकी अभिक्रिया से बने होंगे? ओबियसली कार्बन एक तत्व है प्लस ऑक्सीजन, इनका विभिन्न अनुपातों में 1:1 में लोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, 1:2 में लोगे मतलब परमाणु भी है, ठीक है। द्रव्यमान का अनुपात सीधा सीधा नहीं है, द्रव्यमान का अनुपात ऐसा है कि कार्बन 12 ग्राम का होता है, ऑक्सीजन 16 ग्राम का होता है। ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान है वो 16 AMU है, 12 AMU कार्बन का और 16 AMU है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ऑक्सीजन भारी है कार्बन से भी एक परमाणु, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब अब कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक कार्बन मोनोऑक्साइड में इसका कितना ग्राम है? 12। इसका कितना ग्राम है? 16, ठीक है। तो यही अनुपात इनका रहेगा, ठीक है। अब इसका 12 ग्राम है तो इसका 16 ग्राम, 12 से भाग कर लोगे इसका तो इसका होगा 4/3 1.33। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का अगर 1 ग्राम लगेगा, देखो फिर से समझो इस चीज़ को, फिर से समझो इसको, इस, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये चीज़ है, इसमें कार्बन का कितना है? 1 अणु है और परमाणु है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 परमाणु है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? नॉर्मली 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16। तो दोनों का द्रव्यमान के रूप से अनुपात कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड में? 12:16। अगर इसको कॉमन ले मतलब 12/16 को और कुछ सरल करें तो ये अनुपात आएगा 3:4। 3:4 अगर इसको 1 पे लेके जाएं, 3:4 को 1 पे लेके जाएं तो दोनों को 3 से भाग कर दो। तो ये अगर 1 ग्राम आप कार्बन ले रहे हो तो 3 से दोनों भाग कर दो तो 4/3 ग्राम क्या हो जाएगी? आपकी ऑक्सीजन हो जाएगी। तो ये CaO, अगर C 3 ग्राम है ऑक्सीजन 4 ग्राम होगी। तो और छोटा कर लो, C अगर 1 होगा तो वो 4/3 मतलब 1.333 ग्राम होगा, ठीक है। ठीक है, ये अनुपात होता है द्रव्यमान का। अब इसी के अनुसार, ठीक है, ठीक है, यदि अब फिर से पढ़ो, गुणित अनुपात का नियम है ना, गुणित अनुपात के नियम में 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक, तो पहला यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, अब दूसरा यौगिक देखो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन लगेगा तो इसी का दूसरा कौन सा बनेगा? 1 पॉइंट, अब इसमें ऑक्सीजन के 2 हैं तो डबल द्रव्यमान लिया जाएगा। अगर 1 कार्बन लेंगे तो 2 ऑक्सीजन का लेंगे, पहले 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन ले रहे थे तो 1 कार्बन का 1 मान रहे हैं तो ऑक्सीजन का 1.333 मान रहे हैं। अब इसका 1.66 आ जाएगा, ये 1.66 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट सॉरी डबल कर लो ना उसका, 1.33 का दुगना कर लो तो 2.66 ऑक्सीजन आ जाएगी। और 1 ग्राम अगर इसका CO2 है तो अगर 1 ग्राम कार्बन है तो कितनी ऑक्सीजन के साथ मिल रही होगी? 2.66 की, ठीक है। तो अब ये देखो, गुणित अनुपात का नियम कहता है 2 तत्व संयोजन होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान, मतलब पहला तत्व कौन है? कार्बन, कार्बन के अनुसार साथ दूसरा कौन सा जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान सबसे छोटे कौन है? ऑक्सीजन, उसके पूर्ण गुण अनुपात में होगा, पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन 1 लगेगा या 2 लगेगा? 1 लगेगा तो उसका द्रव्यमान ऑक्सीजन का 1 कार्बन के 1 की तुलना में 1.33 रहेगा। डबल अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो उसमें 2.66 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखते हैं। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अंदर क्या था? गुणित अनुपात का नियम था। ये क्या था? गुणित अनुपात का नियम, यानी मैं लिख भी दे रहा हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्या है ये? गुणित अनुपात का नियम, यह है गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। अब डाल्टन परमाणु सिद्धांत की, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है, याद रखो बस, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है सभी द्रव्य, कोई भी पदार्थ जो है अविभाजित परमाणुओं से। तो पहली चीज, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणुओं को क्या मान रहा है? अविभाजित। परमाणु कैसे होते हैं? अविभाजित। एक परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा, अत्यधिक छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया के समय अपनी पहचान बनाए रखता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ता है, बाकी सब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। परमाणु, अणु बदलने जाएंगे लेकिन परमाणु वैसा ही रहेगा। मतलब ऑक्सीजन का परमाणु तो वो ऑक्सीजन का ही रहेगा। अब वो अलग चीज़ है
कि कार्बन में से के साथ छुट के वो किसी और के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए, कार्बन के साथ कोई और जुड़ जाए। ठीक है, तो अभिक्रिया में यही होता है कि परमाणु आपके नहीं बदलते हैं, परमाणु वही रहते हैं। ठीक है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, एक तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना द्रव्य होता है। एक तत्व, एक तथ्य नहीं है ये, एक्चुअली यहाँ को लिखना है, यहाँ पे तत्व, एक तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना द्रव्य होता है। दिए गए प्रत्येक परमाणु के गुणधर्म एक समान होते हैं। मतलब एक तत्व कोई भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्लोरीन ले लो, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, ठीक है। द्रव्यमान एक ऐसा गुणधर्म है इस प्रकार। ठीक है, और द्रव्य क्या है, एक तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना द्रव्य होता है। और द्रव्य को नापने के लिए द्रव्यमान होता है, किसी चीज़ की मात्रा नापोगे तो द्रव्यमान होती है उसको नापने के लिए। ठीक है, यौगिक क्या है, यौगिक इस प्रकार का पदार्थ है जो विभिन्न दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बना है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत तीन चीज़ें बताता है। पहली तो कि सभी तत्व किससे बनते हैं, परमाणुओं से। परमाणु क्या होते हैं, अविभाजित होते हैं, परमाणुओं को आप बांट नहीं सकते हो। सभी तत्व परमाणुओं से बनते हैं, परमाणुओं को आप बांट नहीं सकते हो। ठीक है, एक परमाणु द्रव्यमान का सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन टूटता नहीं है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, विभिन्न अणु टूट के दूसरे प्रकार के अणु बन जाएंगे लेकिन जो आपका परमाणु है वही रहेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, तत्व जो है एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है और यौगिक का है अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से। तो तत्व के जो अणु या अणु होते हैं वो उसी तरह के, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को नॉर्मली O2 से रिप्रेजेंट है, तो O2 किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से। लेकिन यौगिक क्या है, यौगिक है जैसे H2O यौगिक है आपका, तो ये किस किस परमाणुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से भी मिलकर बना है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। इन दोनों को मिला के हमारा जल बना है। तो ये है यौगिक और ये है तत्व। ठीक है, तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, अणु भाग लेंगे और उसमें बढ़ सकते हैं और परमाणु नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्या है, परमाणु बढ़ नहीं सकते, क्या बोला जा रहा है, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ना तो पैदा ना ही नष्ट हो सकते हैं, मतलब छोटे कणों में नहीं टूट सकते हैं। ये डाल्टन का नियम है और अभी तक लगभग लगभग सही है। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं बाद में हम लोगों ने देखी हैं जिनमें जैसे रेडियो एक्टिव था, जिसमें कि परमाणु का साइज घट जाता है, परमाणु बढ़ जाता है, वो रासायनिक अभिक्रियाएं से ज़्यादा नाभिकीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अभी भी हम ये कह सकते हैं कि डाल्टन का सिद्धांत लागू रहता है। ठीक है, ठीक है। अब हमें देखना है कि अणु और तत्व। ठीक है, अणु क्या है, अणु जो हैं परमाणु से मिलकर बनते हैं, परमाणु से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। तीन चीज़ें हैं, अणु, तत्व और यौगिक। और अणु, बहुत सारे अणु आपके अगर एक जैसे अणु हैं, ठीक है, एक जैसे मतलब एक जैसे परमाणुओं से मिलकर बन सकते हैं अलग अलग परमाणुओं से। तो अणु दो तरह के होते हैं, एक जैसे अणु, किससे, दो तरह के, एक जैसे परमाणु से मिलकर बनते हैं, एक जैसे परमाणु से बनेंगे, और अलग अलग परमाणुओं से बनेंगे से। ठीक है, जैसे एक जैसे परमाणु से कौन से अणु बनते हैं, जैसे मैंने बहुत बार बता दिया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिला के O2 बना देते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिला के, एक जैसे परमाणु है, नाइट्रोजन का परमाणु मिला के नाइट्रोजन का अणु बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रह सकते, वो अणु के रूप में रह सकते हैं। ठीक है, तो वो रासायनिक संयोजन या रासायनिक आबंध की प्रक्रिया से रासायनिक बंध बना के वो अणु में बदल जाते हैं। ठीक है, तो एक जैसे परमाणुओं से जो अणु बनेंगे और उस अणु से जो मिलकर क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा, वो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा, तत्व जो होगा। ठीक है, और अलग अलग परमाणुओं से जो बनेंगे अणु, वो जैसे दो जल के मिला दो, दो हाइड्रोजन के मिला दो, एक ऑक्सीजन का, तो क्या मिल जाएगा, जल का अणु बन जाएगा। ठीक है, दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिला के जल का अणु बना, तो H2O जल का अणु है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, जल का
अणु हो गया। ठीक है, तो ये जल का अणु इन 3 परमाणुओं को मिल के बना है। ठीक है, तो इसमें एक से अलग तरह के हैं ना, एक 2 हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के, मतलब अलग अलग तरह के परमाणु जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक यौगिक का अणु बन गया। तो अणु किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, तत्व के भी हो सकते हैं और यौगिक के भी हो सकते हैं। तत्व मतलब ज़्यादातर गैसों के होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जैसे हमारे आयरन वगैरह होते हैं, तो आयरन के रूप में परमाणु भी एग्जिस्ट कर जाते हैं, परमाणु अलग अलग हो सकते हैं उसमें। ठीक है, यौगिक तत्व यौगिक आपका हो ही गया। अब हमें कुछ कुछ राशियाँ ध्यान रखनी पड़ेंगी जो हमें पढ़ने के काम आएंगी अभी। जैसे हमारी फिजिक्स में पढ़े होंगे तुम लोग, ये मान के चलो 7 भौतिक राशियाँ होती हैं, उनके मात्रक होते हैं कुछ। ठीक है, लंबाई होती है, तो लंबाई हमारी नॉर्मल जो मात्रक है उसका मीटर है। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मतलब हर जगह मान्य होगी, भारत में भी मान्य होगी और यूरोप में भी मान्य होगी, अमेरिका में भी मान्य होगी। ठीक है, लंबाई का जो मात्रक मीटर है वो यहाँ भी मान्य होगा। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ चलता है मीटर। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकंड, ये तो हो गई एसआई पद्धति। अब यहाँ पे जाओगे तो ये इंग्लैंड वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे चलता है फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, फुट मतलब किसका, लंबाई का मात्रक फुट है, वहाँ मीटर नहीं है। लेकिन अगर मीटर बोलोगे तो वो भी चलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ पता चलता है गज चलता है, गज। ठीक है, जो लोकल मात्रक हैं, कुछ लोकल मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई नापोगे उसका मात्रक होता है गज। ठीक है, वजन का मात्रक होता है पसेरी या धड़ी। ठीक है, और समय का मात्रक होता है घड़ी, घड़ी पल। ठीक है, घड़ी पल जो हो गए समय के। तो ये हमारा लोकल का सिस्टम है कि पसेरी धड़ी द्रव्यमान का हो गया, गज लंबाई का हो गया, घड़ी पल किसका हो गया। ऐसे ही अगर इसको यूके में जाओगे तो ये हो जाएगा फुट पाउंड, पाउंड द्रव्यमान का हो जाएगा, फुट लंबाई का हो जाएगा, सेकंड उनका। ठीक है, तो इस तरह के लोकल मात्रक भी होते हैं। ये लोकल नहीं है वैसे, फुट पाउंड सेकंड तो सर्वमान्य है, पीएस पद्धति बोली जाती है, एसआई के अंदर ही आ जाती है। लेकिन ये गज हमारा जो है गज पसेरी घड़ी, तो ये तो घड़ी और धड़ी अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ लोगों को पता होगी, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, धड़ी पसेरी। जैसे आलू वगैरह खरीदते हैं तो ज़्यादा आलू 3-5 किलो को धड़ी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो इसीलिए तो एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई जो सर्वमान्य हो। तो सर्वमान्य पद्धति को एसआई या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या सिस्टम डे इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो उसके भौतिक मात्रक, हमारी कोई भी चीज़ें हैं सारी मूलतः 7 भौतिक राशि हैं और उनके 7 भौतिक मात्रक हैं, उनके 7 संकेतन हैं अलग अलग सबके। बाकी भौतिक राशियाँ जैसे हमारी बल है और घनत्व, इन्हीं सबसे व्युत्पन्न है। ये भौतिक मूल राशियाँ हैं, मूल राशियाँ। फिर उससे व्युत्पन्न बनती हैं, व्युत्पन्न वो सब फिजिक्स में तुम लोग पढ़ चुके होगे। ठीक है, तो लंबाई किससे नापते हो, मीटर में नाप लेते हो। द्रव्यमान किस में, किलोग्राम में। समय सेकंड में। विद्युत धारा एम्पियर में। तापमान केल्विन में। तत्व की मात्रा मोल में। और प्रदीप्त गहनता, प्रदीप्त गहनता मतलब कि लाइट कितनी है, रूम में अंधेरा है या कितना कम लाइट है या ज़्यादा लाइट है, मतलब लाइट की तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको दूसरा नाम है ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति मतलब कोई भी बल्ब जल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा चमक दे रहा है या कम चमक दे रहा है, वो उस किससे नपेगी, कैंडला से। ज़्यादा कैंडला दे रहा है, या ल्यूमेंस भी बोलते हैं कई बार लोग, कितने ल्यूमेंस दे रहा है, तो कैंडलम मतलब उसका मात्रक है वैसे। ठीक है, जो ये आपकी जो है लाइट है, लाइट की प्रदीप्ति है या प्रदीप्त गहनता या ज्योति तीव्रता है, उसको कैंडला में नापा जाता है। ठीक है, तो 7 मूल राशियाँ हैं, उनके 7 मूल मात्रक हैं। ठीक है, अब इनके आगे हम कुछ एसआई मात्रक के साथ कुछ उपसर्ग लगा सकते हैं कि अगर बहुत बड़ी चीज़ है तो उसके आगे 10⁻12 को टी लगा देंगे। ठीक है, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है कि हम बाज़ार से 1 किलो आलू लाए, तुम बाहर जाओगे, बाज़ार जाओगे तो आलू वगैरह खरीदने जाओगे तो कैसे बोलोगे, 1 किलोग्राम आलू दे दो। लेकिन कोई बल्क में जब खरीदने जाएगा, बहुत सारा आलू खरीदने जाएगा, तो वो क्या बोलेगा, 50 क्विंटल आलू दे दो। 50 क्विंटल कितना हो गया, 50 क्विंटल कितना हो गया, 50 क्विंटल हो गया 50 गुणा 100, मतलब 5000 किलोग्राम। ठीक है, तो इतना नहीं लिखेगा वो, 50 क्विंटल लिखेगा। और बड़ा आदमी होगा तो वो कहेगा 10 टन, 10 टन कुछ मात्रा मान लो, 10 टन लोहा या 10 टन बजरी, बजर फूट। ठीक है, तो टन कितना होता है, 1000 kg होता है
टन जो होता है, मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम को, ठीक है। 100 किलोग्राम को मतलब 10 क्विंटल 1 टन होता है, ठीक है। तो ऐसे ये हैं कि हम जो ये गुणक हैं, 100 के गुणक को क्विंटल बोल दिया, 1000 के गुणक को टन बोल दिया। तो जो स्टैंडर्ड हैं, मानक सर्वमान्य, इन उपसर्गों का मतलब है कि जैसे मात्रा बढ़े या घटे तो क्या करना चाहिए। जैसे अगर आपको बहुत बड़ी मात्रा नापनी है तो 10 की घात 12 को टेरा लिख देंगे, छोटी उससे कम मात्रा नापनी है 10 की घात 9 को गीगा लिख देंगे, ठीक है। 10 की घात 6 को मेगा लिख देंगे। मतलब इधर से ऊपर जाओगे तो ज़्यादातर बड़े कैपिटल लेटर्स में, ठीक है, बड़े, और इधर से नीचे चलोगे तो सब छोटे अंकों में चलेंगे। तो किलो, हेक्टा, डेसी, डेका, फिर 10 की घात 0 मतलब जो नॉर्मल होती है, 10 की घात 0 1 आ जाएगा यहाँ पे, बीच में जो है ये है, ठीक है, ये 1 है, यानी 10 की घात 1 गुणा 10 की घात 0, 10 की घात 0 1 हो गया, 1 गुणा 1 मतलब यहाँ पे जो चीज़ है मूल मात्रक रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर मीटर है तो देसी मीटर, ऊपर है तो डेका मीटर, और ऊपर जाओगे तो 10 मीटर को हम 1 डेका मीटर बोलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हमने मीटर रख लिया, ठीक है, तो अगर आपका है जैसे 10 मीटर है, 10 मीटर है तो ये क्या होगा, 10 की घात 1 10 को लिख सकते हैं, और इसको 10 की घात 1 को लिखते हैं डेका, तो इसको 10 मीटर को हम 1 डेका मीटर दी। अगर 100 मीटर है तो 100 को हम कितना लिखेंगे, 100 को हम लिखेंगे हेक्टा, तो ये कितना 100 मीटर को हम लिख सकते हैं 1 हेक्टा मीटर। अगर 1000 मीटर होगा तो हम उसको 1 किलोमीटर लिख सकते हैं, और 10 की घात 6 मीटर होगा तो इसको 1 मेगा मीटर लिख सकते हैं। अगर 10 की घात 9 मीटर है तो उसको 1 गीगा मीटर लिख सकते हो, 10 की घात 12 मीटर है तो 1 टेरा मीटर लिख सकते हो। ऐसे उल्टा नीचे चल सकते हो। एक से छोटा मतलब 1 मीटर में भी अगर 100 हिस्से करती है, कितने हिस्से करती है 100, मतलब एक हिस्सा कितना हो गया 10 की घात -2, तो उसको बोलेंगे, मतलब 1 मीटर पूरी जो लंबाई है इसमें कितने हिस्से कर दिया आपने, पूरी 1 मीटर में 1 मीटर थी और इसमें 100 हिस्से कर दिए, 100 बराबर हिस्से, 100 बराबर हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। सेंटी मतलब 100वां, डेसी मतलब 10वां, डेसी मतलब कौन सा हिस्सा 10वां हिस्सा, ये सेंटी मतलब 100वां हिस्सा, ठीक है। मतलब एक के इतने हिस्से कर दो, 10वां हिस्सा मतलब 10 बराबर हिस्से कर दो तो एक हिस्सा डेसीमीटर हो गया। अगर एक से, ठीक है, ऐसे मीटर है। अब यहाँ पे ग्राम भी लगा सकते हो, तो ऊपर चलोगे तो डेकाग्राम, हेक्टाग्राम, किलोग्राम, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम, नीचे डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, ठीक है। ऐसे ही और भी चीज़ों के आगे, ये किसी के भी आगे, ठीक है, ये उपसर्ग हैं, किसी भी मात्रक के आगे लगा सकते हो, मीटर के, किलोग्राम मतलब ग्राम के, सेकेंड के, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ से मेन केमिस्ट्री का स्टार्ट होगा। एक मोल, ठीक है, एक मोल क्या है, एक संख्या मात्रक है, ठीक है। तो एक मोल जो है, एक मोल एक संख्या मात्रक है। इसके अंदर कितनी संख्या होती है, इसको बोलते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23, ठीक है। एक मोल ये होती है, और ये होती है आपकी आवोगाद्रो की संख्या, आवोगाद्रो की संख्या, या आवोगाद्रो संख्या भी की मत लगाओ खाली, तब भी इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हो, आवोगाद्रो संख्या बोल सकते हो, ठीक है। मोल एक संख्या मात्रक है, ठीक है। एक मोल में हमेशा कोई चीज़, अब मैं बोलूँ क्यों इतनी ये संख्या बहुत बड़ी है, देखो 6.022 और इसके कितने जीरो, मतलब दशमलव कितने स्थान के बाद है, ये दशमलव कितने यहाँ पे लगाया एक स्थान के बाद, ये सिग्निफिकेंट, इसको अगर हम जीरो लगा के लिखना चाहें तो कितने स्थान के बाद चला जाएगा, ये दशमलव 23 स्थान है, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है। किसको, तो एक बात बताओ, मैंने ये एक डॉट लगाया है यहाँ पे, इसके इतने डॉट के क्षेत्र में कितने परमाणु या अणु आ सकते हैं, तो हम बोलेंगे अरबों खरबों आ सकते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि परमाणु का साइज जो होता है ना बहुत ही छोटा होता है। तो जब परमाणुओं की संख्या की बात आती है तो उसको इस संख्या से रिलेट करते हैं, इस संख्या से, बड़ी संख्या से। तो अगर मैं एक मोल परमाणु बोल रहा हूँ तो कितने परमाणुओं की बात कर रहा हूँ मैं, एक मोल परमाणु मतलब कितने परमाणु, एक मोल मतलब एक उपसर्ग जैसे काम करती है ये, एक मोल परमाणु, तो कितने परमाणु हो गए आपके 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। अगर मैं बोलूँ एक मोल अणु, तो मोल मतलब संख्या फिक्स है आपकी, एक मोल अणु 6.022 गुणा 10 की घात
23। अगर मैं बोलूँ 1 मोल कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़, 1 मोल गेंदे लिखा, तो कितनी गेंदें, मतलब 6.022 गुणा 10⁻23 गेंदे। तो 1 मोल गेंदे लिखा ना मैंने, 1 मोल गेंदे 6.022 गुणा 10⁻23 गेंदे। और ये परमाणु, ठीक है। तो 1 मोल जो है वो हमेशा एक स्थिर संख्या है। 1 मोल जो है क्या है, एक स्थिर संख्या है। कितनी, 6.022 गुणा 10⁻23। क्यों ये संख्या, ठीक है। तो ये एक अवोगैद्रो की संकल्पना है और मोल संकल्पना, ठीक है। मोल द्रव्यमान और संख्या को ना थोड़ा जोड़ने के लिए यूज़ की गई थी कि कितने संख्या का कितना द्रव्यमान होगा, ये बड़ा, ठीक है। तो पहले तो मोल की संख्या फिक्स हो गई कि 1 मोल, जब भी मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो संख्या पता चल गई। अगर अब ये बताओ, अब मैं लेता हूँ कोई भी चीज़ ले लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ 15 मोल कंकड़, अभी द्रव्यमानी बात नहीं, संख्या की बात, कंकड़ा नहीं, कंकड़, 15 मोल कंकड़, मतलब कितने कंकड़ हैं कुल, तो बहुत सारे कंकड़ हैं। कितने हैं, 15 गुणा 6.15 मोल, मोल कितना होता है, 15 गुणा किससे कर दो, मोल से कर दो, 15 मोल मतलब 15 गुणा मोल, मोल कितना होता है 6.022 गुणा 10⁻23। अभी मोल संख्या के हिसाब से चल रहे हैं, अभी द्रव्यमान के, ठीक है। 15 मोल कंकड़ मतलब 15 गुणा 10 6.022 गुणा 10⁻23 कंकड़, इतने कंकड़, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आधा मोल, 0 आधे को कहते हैं, लिखते हैं 0.5 या 1/2 मोल, मोल कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु, तो मतलब कितने कार्बन परमाणु, 0.5 गुणा जितना लिखा है मोल का मान रख दो आगे, 6.022 गुणा 10⁻23, मतलब आधा मोल, मतलब 1 मोल से कम, 1 मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 है, तो उसका आधा हो जाएगा कितना, 3.011 गुणा 10⁻23 कार्बन परमाणु, परमाणु। तो ये है मोल की कहानी, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या, मोलों की संख्या, अगर किसी चीज़ के मोल दिए हुए हैं तो आवोगैद्रो स्थिरांक, आवोगैद्रो स्थिरांक या आवोगैद्रो संख्या कितनी है, याद रखो हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुणा 10⁻23 आवोगैद्रो संख्या, मतलब ये 1 मोल में होती है। अब जितने मोल में करनी है उतने मोल यहाँ रख दो, n मोल है तो n मोल में रख दो, तो ये तुम्हारी हर उस चीज़ की संख्या आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ये सारे क्वेश्चन करो जरा। नाइट्रोजन गैस के एक नमूने में नाइट्रोजन गैस के कितने अणु हैं, इतने अणु हैं। नाइट्रोजन गैस के कितने अणु हैं, तो नाइट्रोजन गैस के मोलों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो बताओ, पहले हमें पता है किसी भी चीज़ के, किसी भी चीज़ मतलब नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन के 1 मोल में कितने अणु हो गए, 6.02। किसी भी चीज़ के 1 मोल में इतने ही रहेंगे, अणु ले लो तो 1 मोल में जो भी संख्या चाहिए आपको, मोल फिक्स है, संख्या है मोल और कुछ नहीं है। 0.022 गुणा 10⁻23 पर अणु, N2 लिख रहे हो तो अणु, N2 अणु है, परमाणु नहीं। अब इसके मोलों की संख्या, और अब इसने दिए कितने अणु हैं, हमारा पिछले पेज पे जाओ, क्या है संख्या, कितनी संख्या है भैया हमारी नाइट्रोजन के अणुओं की, 4.22 गुणा 10⁻23, ठीक है। मोलों की संख्या हमें निकालनी है, n मान लो, और आवोगैद्रो स्थान कितना है, 6.022 गुणा 10⁻23। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, संख्या और दी है उसने, मोलों की संख्या तुम्हें निकालनी है तो n रख ली, और आवोगैद्रो स्थानांक तो फिक्स है ही। तो अब क्या करें, n का मान निकालना है तो ये चीज़ इधर बटे में चली जाएगी। तो जो हमारा क्वेश्चन था ये पहला वाला, ये हो जाएगा इतना बटे, ये बटे में चला जाएगा। पिछले में देखो, ये देखो क्या होगा, संख्या हमें पता है, n निकालना है कि नाइट्रोजन के मोलों की संख्या, ठीक है। तो नाइट्रोजन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10/022 गुणा 10⁻23, ठीक है। अब एक और है, मैग्नीशियम धातु के एक टुकड़े में कितने परमाणु हैं, इतने परमाणु हैं, मैग्नीशियम के कितने मोल, तो फिर वही बात,
एक मोल में कितने, इतने अणु, तो इतने परमाणुओं में एक से ज़्यादा ही होंगे, 10⁻23, 6 गुणा 10⁻23 अणु या 6 गुणा 10⁻23 परमाणु एक मोल होते हैं। तो मैग्नीशियम के मोल बताने हैं तो एक से ज़्यादा होंगे एक से कम, क्योंकि 6.022 गुणा 10⁻23 से बड़ी लग रही है ये संख्या, छोटी बड़ी लग रही है, बड़ी लग रही है तो मोल कितने होंगे, मोल एक से ज़्यादा होंगे, एक में इतने परमाणु। ठीक है, तो फिर वहीं वापस वही फॉर्मूला है, संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणा वो, तो संख्या दी हुई है, संख्या कितनी दी है 8.46 गुणा 10⁻24 बराबर मोलों की संख्या हमें बतानी है, मोल बताने हैं कितने मोल, गुणा अवोगाद्रो द्रव्य स्थान लिख लो 0.022 गुणा 10⁻23, यही फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो कितने, इतने परमाणु दिए हैं, अब अपना लगा दो, ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी, यहाँ निकल ही आएगा। सबसे लास्ट वाला देख लो, Cl2 गैस के 0.25 मोल हैं, 0.25 मोल में कितने होंगे, एक मोल में पता है ही, ठीक है, जितने भी मोल, मोल की संख्या बनानी है ना, 0.25 मोल, ठीक है, 0.25 मोल, और मोल की जगह संख्या कितनी होती है हमेशा, गुणा लगा दो बस, मोल की संख्या बनानी है ना, तो मोल है 0.25, तो 0.25 से अब मोल का मान रख दो, मोल का मान होता है 6 मोल का मान कितना होता है 6.022 गुणा 10⁻23, तो यह आ जाएगा आपका 3.011 और उसका आधा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो Cl2 की बात चल रही है, ध्यान रखना। तो यहाँ इस क्वेश्चन में तो ज़रा सा ये समझना है, Cl2 के एक मोल में, Cl2 क्या है, अणु है, तो Cl मतलब क्लोरीन के एक मोल में Cl2 के कितने अणु होंगे, अणु की बात चल रही है, जो भी यूनिट ले रहे हो वही रहनी चाहिए, Cl2 ले रहे हो तो Cl2 ही आएगा, Cl2 के एक मोल में Cl2 के कितने 6.022 गुणा 10⁻23 अणु। ठीक है, अब हमें कितने मोल में बताने हैं, 0.25 में, तो एक में थे, जितने में बताने होते हैं गुणा कर दो, 0.25 में बताने तो यहाँ कितने गुणा कर दो, 0.25 गुणा इतने अणु। अब Cl2 के 0.25 मोल मतलब चौथाई मोल। अब बात कर रहे हैं Cl के परमाणुओं की संख्या, किसके, Cl के, Cl2 में Cl के कितने हैं, Cl2 कितने Cl से मिलकर बना है, Cl2 मतलब 2 Cl के परमाणु, Cl2 है अणु, इसमें Cl के कितने परमाणु मिले हुए हैं, 2, Cl के कितने परमाणु मिले हुए हैं, 2। ठीक है, तो Cl के 2 परमाणु मिलकर के Cl2 का एक अणु बन गया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ Cl2 के 0.25 मोल मतलब उसके अवोगाद्रो संख्या जितने गुणा 0.25 अणु, और परमाणु की बात करते हैं तो Cl2 में Cl के कितने परमाणु, 2। ठीक है, तो इसके डबल कर दो, 2 गुणा 0.25 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु, किसके, Cl के, Cl2 के नहीं, Cl के, Cl2 का परमाणु नहीं होता है, Cl का होता है। ठीक है, Cl परमाणु है। ठीक है, तो ये बात है। अब एक होती है हमारी AMU, द्रव्यमान नापते हैं किसी भी परमाणु का, तो उसको बोलते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्यों यूज होती है, द्रव्यमान नापने के लिए, किसी भी परमाणुवीय, इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणुवीय द्रव्यमान इकाई AMU। तो AMU जो है वो नॉर्मली डेफिनेशन, ध्यान रखना, पहले डेफिनेशन पेपर में आती है पक्का। ठीक है, किसी भी स्टेट के नॉर्मली आ जाती है कि AMU की डेफिनेशन बताओ, तो AMU ध्यान रखो कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, कार्बन 12 परमाणु, कार्बन 12 क्या है, 12 है इसमें द्रव्यमान संख्या, कि एक परमाणु का द्रव्यमान जो भी होगा उसको 12 से भाग कर देंगे तो उतना जो यूनिट आएगी उसको एक AMU बोलते हैं।
बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक सापेक्षिक मात्रक है, ठीक है। तो नॉर्मली बस ये तो रहा एक एएमयू की परिभाषा। एक एएमयू वह द्रव्यमान है, एक एएमयू द्रव्यमान एक एएमयू द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें हिस्से के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बस लिखने की है, ध्यान रखना, कि द्रव्यमान के बराबर होता है। होता है। एक एएमयू जो द्रव्यमान है वो कार्बन 12 से नाम निकाला गया है, पर आगे को मैं बताऊंगा। बहुत सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी किसी चीज़ का द्रव्यमान संख्या है। नॉर्मली जब आवर्त तालिका देखोगे, क्या देखोगे? आवर्त तालिका देखोगे। आवर्त तालिका में जो आपका किसी भी चीज़ की दो चीज़ें होती हैं, एक तो क्रम संख्या या परमाणु क्रमांक दिया होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। आवर्त तालिका में दो चीज़ें दी हैं, एक तो परमाणु क्रमांक, उसको भूल जाओ, क्या? द्रव्यमान संख्या। दूसरी जो दी हुई थी ज़्यादा वाली, ठीक है, हर एक चीज़ में, जैसे 2He4 3He7 वो 3Li7, ठीक है। तो जो 7 है, 2He4 में 4 है, ये क्या है? ये 4 या 7 द्रव्यमान संख्या है। आवर्त तालिका में किसी भी तत्व के जो जगह देखोगे ना, किसी भी तत्व की, उसमें आवर्त तालिका में सारे तत्व हैं, ध्यान रखना। यौगिक नहीं आ सकते आवर्त तालिका में, क्योंकि यौगिक तो तत्वों से मिलकर बनाते हैं, तत्व किसी चीज़ से मिलकर नहीं बनते, तत्व अपने आप में अकेले होते हैं, ठीक है। तत्वों से मिलकर यौगिक बनते हैं, खोज जो होती है वो तत्वों की होती है, यौगिक तो उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, ठीक है। ठीक है, जो नए नए तत्व खोजे जाते हैं, नए नए यौगिक, तो मतलब खोज ना होके उनको मतलब ढूंढा जाता है, ठीक है। आवर्त तालिका में जो हमारे तत्व हैं, उन तत्वों में दो चीज़ें होती हैं, एक परमाणु क्रमांक, दूसरी द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो जो वो द्रव्यमान संख्या दी हुई है, वही उनके एक परमाणु, उसके आगे क्या लगा दें? आवर्त तालिका में दो चीज में क्या? द्रव्यमान संख्या जो है, संख्या ही उस परमाणु का एएमयू में द्रव्यमान होता है। बस इतना याद रखो, ठीक है। तुम्हारे लिखने की, पेपर में लिखने की ये रही, और तुम्हारे जब कुछ करोगे, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, आंकिक प्रश्न हल करोगे, तो ये ध्यान रखना है कि आवर्त तालिका में कोई भी पदार्थ देखो, जैसे हमने 3Li7 लिखा हुआ है, तो 7 इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो मतलब जो अब मैं तुमसे पूछूं कि लिथियम के परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो लिथियम के परमाणु का द्रव्यमान है 7 AMU, ठीक है। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 12 AMU, ठीक है। अब यहाँ से देखो, 12 AMU को हम किससे भाग कर रहे हैं? 12 से, तो कितना आएगा? 1 AMU। तो बन गई 1 AMU की परिभाषा। देखो, 12 AMU को 12 से भाग कर रहे हैं, तो कार्बन 12 से तुलना के रूप में ये हमने जो AMU डिफाइन की है वो की है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो NH3 के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो नाइट्रोजन का क्या होता है? 7। नाइट्रोजन का क्या होता है? 7 दूनी 14 नॉर्मली होता है शायद, 7N14 होता है, और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1H2 होता है, ठीक है। तो दोनों के 1H1 होता है।
1H1 होता है। तो नाइट्रोजन NH3 अमोनिया के अणु का द्रव्यमान निकालते हैं कितना है अणु का, तो एक इसमें एक नाइट्रो, तो अमोनिया NH3 है, तो किस किस से मिलकर बना है, एक नाइट्रोजन का एक गुणा नाइट्रोजन परमाणु प्लस तीन कितने हैं, तीन किसके परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 14 AMU। ठीक है, तो 1 गुणा 14 AMU प्लस 3 गुणा 1 AMU, तो कितने एटॉमिक मास यूनिट आया इसका अणु का द्रव्यमान NH3 का, 14 एकम 14 और 3 एकम 3, 14 3 17 AMU आ गया, 17 AMU। ये किसका आया, अमोनिया के अणु का द्रव्यमान कितना है, 17 AMU, 17 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के सूत्र का द्रव्यमान निकालो, Na कितना होता है, 23 होता है। Na कैसे लिखा जाता है, Na होता है 11 Na 23 होता है नॉर्मली। ठीक है, और Cl क्या होता है, 17 Cl 33.5 होता है, 35.5 होता है शायद, ध्यान रखना भैया, ये 35.5 होता है। ठीक है, तो अब NaCl का द्रव्यमान सूत्र निकालो, तो NaCl क्या है, एक अणु है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, और ये किस किस के परमाणु से मिलकर बना है, सोडियम के, Na सोडियम है और Cl क्लोरीन है। तो सोडियम का के परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 23 AMU, और क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान क्या है, 35.5 AMU। तो ये हो गया 23 प्लस 35.5 बराबर कितना हो गया, 58.5 AMU NaCl का। तो आपको पता चल गया AMU में कैसे कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब यही जो AMU है, हमें कैलकुलेशन में जब मोल के कैलकुलेशन में करेंगे तो उसको हम मोलर द्रव्यमान भी बोलेंगे। AMU की जगह हम लिख सकते हैं कैलकुलेशन में, बराबर नहीं होता है, अलग अलग चीज़ें दोनों। ठीक है, केवल जब गणना करेंगे, कांखित प्रश्न हल करेंगे, तो AMU को हम लिखेंगे ग्राम प्रति मोल। ठीक है, एक, ठीक है, इसकी बात जरा क्लियर करूँ पहले तुमको। ठीक है, ऑक्सीजन O2 तत्व, O2 तत्व है, तत्व कौन है, O2 तत्व क्या है, एक जैसे अणुओं से मिलकर बना है। तो ऑक्सीजन किस किस से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन तत्व मिला के ऑक्सीजन तत्व का ही परमाणु ने अणु बना रहा है। फॉस्फोरस Pp 4 बार जोड़ के क्या बन रहा है आपका, फॉस्फोरस का अणु बन रहा है। एसिड मतलब सल्फर के 8 परमाणु मिलकर सल्फर का एक अणु बन रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। ठीक है, अणु द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O क्या हुआ, 8 हो 16 होता है। तो ऑक्सीजन का जो वो होता है द्रव्यमान, वो 16 AMU होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो 2 का वजन कितना हो जाएगा, 16 16 32, तो ये 32 AMU हो गया अणु का द्रव्यमान, AMU परमाणु इकाई में। ठीक है, इसका कितना, फॉस्फोरस का कितना हो गया, P का कितना होता है आपका, ठीक है 31, वेरी गुड, 31 होता है। तो 31 टाइम 30 चौक 120, 31 गुणा 4। ठीक है, ऐसे ही सल्फर रेट का। ठीक है, $32.1 ये है। H2O का कितना होगा, H का होता है 1, तो 1 और 2 2 और प्लस 16, तो ये हो गया 1 × 2, 2 किसके, हाइड्रोजन के। तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है प्लस 18 गुणा 1, सॉरी 16 गुणा 1। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और उसका द्रव्यमान 16। ठीक है, 16 गुणा 1 कितना आ गया, 18 आ गया। NH3 का कितना आ गया, N का 1 है, तो 1 गुणा, सॉरी N का द्रव्यमान कितना होता है, 14 गुणा 1, N का द्रव्यमान कितना हो गया, 14 गुणा 1 प्लस हाइड्रोजन के 3, तो 1 गुणा 3, 17 आ गया ये। ठीक है, तो ये सब आणविक द्रव्यमान उनके AMU में आ गए। इन्हीं को हम मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। कैसे, ग्राम प्रति मोल। ये थोड़ा सा अवोगाद्रो संख्या जुड़ेगा बाद में, पहले हम बता दें AMU तो होता है बिल्कुल अणु का या परमाणु का द्रव्यमान, AMU में दे देते हैं। अब आता है मोलर द्रव्यमान की तरफ, वहीं से जुड़ेगा, लेकिन वही होती है जो मान होता है वो वही होता है बिल्कुल, जो AMU मान होगा, बस मात्रक क्या बदल जाएगा, ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है, जैसे
ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन, 1 मोल का द्रव्यमान, O2 के 1 मोल का द्रव्यमान, तो O2 का मोलर पहले पहले आणविक द्रव्यमान कितना है 32, तो O2 के 1 मोल का द्रव्यमान क्या होगा 32 ग्राम होगा, ध्यान रखना है। चलो सही है। अब ध्यान रखा अणु का द्रव्यमान AMU में है, वही चीज़ उसके मोल का द्रव्यमान जब आ जाएगा, बहुत सही, एक अणु का द्रव्यमान 32 AMU, इसके 1 मोल का द्रव्यमान 32 ग्राम, बहुत सही। फास्फोरस के 1 मोल का एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु 4 परमाणु से मिलकर बना है और एक अणु का द्रव्यमान कितना है 124 AMU, और उसके 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा 124 ग्राम। सल्फर 8, मतलब सल्फर के 8 मिला के एक परमाणु बन रहा है, तो इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 256.8 AMU होगा, और इसके 1 मोल का वजन कितना होगा, मोल और AMU छोटी इकाई है और मोल थोड़ी बड़ी इकाई है, बस ये ध्यान रखना है। मोल मतलब कितने परमाणु अणुओं को मिला के बना रहे हो आप, बहुत सारे को, बाकी हाँ कितनी अवोगैड्रो की संख्या जितने को, बहुत सही, ठीक है, अवोगैड्रो की संख्या जितने को मिला के बना रहे हो आप, ठीक है, बात आई समझ में, मतलब आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी। जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लेना, मोलों की संख्या निकालनी, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ठीक है।